हेलो क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य ब्राह्मी स्क्रिप्ट या मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि। अगर हम मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि के बारे में बात करें तो इस संबंध में हमें सबसे पहले जो जानकारी मिलती है वो अशोक के अभिलेखों से मिल रही है, मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों से। और अशोक के बाद उसके वंशज दशरथ के अभिलेखों के आधार पर हम मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि को समझ सकते हैं। इन दोनों ही राजाओं के अभिलेखों में जो ब्राह्मी लिपि के हमें अक्षर मिलते हैं, वहाँ जो मात्राएं हमें मिल रही हैं, जो संयुक्त अक्षर मिल रहे हैं, उनके बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी हो जा रही है कि वो अक्षर कैसे थे, उनका स्वरूप क्या था, मात्राएं किस प्रकार लगाई जाती थीं, संयुक्त अक्षर या कॉम्पोजिट लेटर्स कैसे लिखे जाते थे। लेकिन जो अक्षर हमें नहीं मिलते हैं उनके बारे में हमें कोई जानकारी निश्चित रूप से नहीं हो पाती है। वो उस समय अस्तित्व में थे भी या नहीं थे, कुछ नहीं पता। अगर वो अस्तित्व में थे तो उनका स्वरूप क्या था, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। अगर हम बात करें मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि की विशेषताओं की, तो सामान्य रूप से मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि बाईं ओर से दाहिनी ओर ही लिखी जाती थी। लेकिन अशोक के कुछ अभिलेखों में लिखने का तरीका थोड़ा बदल गया है। जैसे अशोक के कुछ ऐसे भी अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं जिनमें अभिलेख की एक लाइन बाईं ओर से दाहिनी ओर लिखी गई, दूसरी लाइन दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी गई, तीसरी फिर से बाईं ओर से दाहिनी ओर लिखी गई और चौथी फिर से दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी गई। इस तरह से ये क्रम बायां से दायां, दायां से बायां चलता रहा है। तो लेखन की ये जो शैली है इसे बूस्ट्रोफेडनिक नाम दिया जाता है। इसके अलावा मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि एक अभिलेख में सभी अक्षरों का आकार एक समान रहे, इस तरह का पूरा प्रयास हमें दिखाई देता है। यहाँ पर सामान्य रूप से अक्षर जो हैं वो गोल आकार वाले हैं, अर्थात वहाँ पर हमें एंगल्स या यूं कहें कि कोणात्मकता बहुत कम ही दिखाई देती है। साथ ही यहाँ पर हमें शिरोरेखा का भी पूरी तरह से अभाव मिलता है। अगर हम बात करें कि शिरोरेखा क्या है, तो शिरोरेखा से मतलब है कि जब हम कोई अक्षर लिखते हैं और उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं तो वो लाइन ऊपर की शिरोरेखा कहलाती है। इसके अलावा मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में हमें कहीं पर भी किसी तरह के विराम चिन्ह नहीं मिलेंगे, ना कोई कॉमा, ना कोई फुल स्टॉप। इसलिए कई बार लेख को पढ़ने वाले को ये खुद ही समझना होता है अपने अनुमान से कि कहाँ पर कौन सी लाइन खत्म हो रही है और कौन सी दूसरी लाइन कहाँ से शुरू हो रही है। कई बार इस तरह से विवाद की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन विराम चिन्हों का पूर्णतः हमें अभाव दिखता है। ये मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि के कुछ अक्षर हैं जिनमें पहला है छोटा आ, उसी तरह से आगे बढ़ते हुए बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई नहीं है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ नहीं है। तो यहाँ पर यह देखना होगा कि बहुत से ऐसे अक्षर हैं जो अशोक और दशरथ के अभिलेखों में हमें प्राप्त नहीं होते हैं। इन्हीं अक्षरों को हम आगे भी देख सकते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर जिन अक्षरों के आगे क्रॉस रेड कलर से लिखा हुआ है उसका मतलब है कि मौर्यकालीन ब्राह्मी में हमें इन अक्षरों के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं पता है, जिनमें बड़ी ई, अ, बड़ा ऊ, ऋषि, इसके अलावा और भी कई सारे अक्षर हैं, आहा, अड़ा। इनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि उस समय ये प्रयोग किए जाते थे कि नहीं। अगर उस समय ये प्रचलन में थे तो ये किस तरह से लिखे जाते थे, इसका कुछ पता नहीं चल पाता है। आगे हम मौर्यकाल की ब्राह्मी लिपि में मात्राएं लगाई कैसे जाती थी इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ब्राह्मी के किसी अक्षर में आ की मात्रा लगानी है तो कैसे लगाई जाए।
इसके लिए एक सामान्य सा नियम ये था कि जिस अक्षर पर आ की मात्रा लगानी है उस अक्षर के ऊपर की ओर दाहिनी तरफ एक रेखा खींच दी जाएगी। ये जो रेखा खींची जाएगी ये पड़ी रेखा या हॉरिजॉन्टल होगी। जैसे यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण दिए हैं, का लिखा है, टा लिखा है, जा लिखा है और बा लिखा है। यहाँ पर का में अगर आप देखें तो ऊपर की ओर दाहिनी ओर एक रेखा खींची गई है। इसके अलावा बाकी सभी अक्षरों में इसी तरह से मात्रा लगाई जाएगी आ की, लेकिन टा हो गया, जा हो गया और बा हो गया, इस तरह के कुछ अक्षर अपवाद हैं जहां पर मात्रा ऊपर से ना लगा करके बीच से लगाई जाएगी, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि के अक्षर में छोटी ई की मात्रा लगानी हो, जैसे यहाँ पर हमने की, टी, जी और बी लिख के दिखाया है, तो यहाँ पर अक्षर के ऊपर की ओर दाहिनी तरफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन पहले खींचेंगे और उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन देंगे, तो ये मात्रा छोटी ई की कहलाएगी, जैसा कि हमने यहाँ पर की लिख के दिखाया है। और कुछ अक्षर जो अपवाद स्वरूप हैं उनमें मात्रा ऊपर की ओर ना लगा करके बीच से लिखे जाएंगे, जैसे कि टा, जा और बा में उदाहरण के तौर पे देखा जा सकता है। इसी तरह से ब्राह्मी अक्षर में बड़ी ई की मात्रा भी बिल्कुल छोटी ई की मात्रा की तरह ही लगाएंगे, बस यहाँ पर ऊपर जो वर्टिकल लाइन जाएगी वो एक नहीं बल्कि दो हो जाएगी, जैसा कि हमने उदाहरण देके समझाया है। यहाँ पे आगे बढ़ने पे जब अक्षर में छोटा ऊ की मात्रा लगाई जाने की बात की जाए तो इसके लिए एक सामान्य सा नियम ये था कि जिस अक्षर पर छोटा ऊ की मात्रा लगानी है उस अक्षर के निचले छोर पर दाहिनी ओर एक पड़ी रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी जाएगी, जैसे कि हमने यहाँ पर कु लिख के दिखाया है। सभी अक्षरों में इसी तरह से छोटा ऊ की मात्रा लगाई जाएगी, लेकिन जैसे हमने यहाँ पर पा लिख के दिखाया तो जिन अक्षरों का आधार गोल है, अर्थात जो नीचे से गोल आकृति वाले हैं, उनमें मात्रा दाहिनी ओर नहीं करेंगे बल्कि नीचे की ओर ही एक वर्टिकल लाइन दे देंगे, जैसा कि पा और वा में देखा जा सकता है। बड़ा ऊ की मात्रा लगाने का भी यही नियम था, बस एक की जगह दो लाइन हो जाएगी। इसी तरह से आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि ब्राह्मी अक्षर में ए और ओ की मात्रा कैसे लगाई जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं अक्षर में ए की मात्रा लगाने के लिए। इसके लिए जो सामान्य सा नियम था वो ये था कि अक्षर के ऊपर की ओर बाईं तरफ एक पड़ी रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन दे दी जाएगी, जैसा कि उदाहरण में के लिख के दिखाया गया है। लेकिन टा और जा इस तरह के कुछ ऐसे भी अक्षर हैं, या फिर ऐसे भी देख लीजिए, टा हो गया, जा हो गया, ठा हो गया, बा हो गया, इन अक्षरों में ऊपर की ओर लाइन ना जा करके बीच से जाएगी। यही लगाने का तरीका था। इसी तरह से ए की मात्रा लगाने के लिए भी यही सामान्य सा नियम था, लेकिन वहां पर एक रेखा की जगह दो रेखा कर दी जाएगी और उसको ए की मात्रा की तरह पढ़ा जाएगा। अक्षर में ओ की मात्रा कैसे लगाई जाए इसे समझ लेना जरूरी है। जिस अक्षर में हमें ओ की मात्रा लगानी होगी उस अक्षर के दाहिनी ओर एक रेखा और बाईं ओर एक दूसरी रेखा खींची जाएगी, इस तरह जैसा हमने यहाँ पर उदाहरण में देके समझाया है। पहला अक्षर को लिखा है और अंतिम अक्षर मो लिखा है। बीच में जो दो अक्षर हैं वो है टो और जो, जहां पर मात्रा लगाने के तरीके में थोड़ा सा अंतर है। मात्रा ऊपर की ओर ना लग करके एक ऊपर और एक नीचे या बीच में लगी हुई है। इसी तरह से अक्षर में अनुस्वार कैसे जोड़ा जाए, अनुस्वार से यहाँ मतलब है अक्षर में बिंदु कैसे लगाया जाए, तो इसके लिए जो नियम है वो ये है कि जिस अक्षर के ऊपर हमें बिंदु लगाना है उसके
दाहिनी तरफ बिंदु लगा दी जाती है, जैसे कि हमने यहाँ पे का के ऊपर बिंदु लगा के उदाहरण के लिए दिखा दिया। इसके अलावा अगर मान लीजिए हमें किसी ऐसे अक्षर में बिंदु लगाना है जिस अक्षर के साथ में ई की मात्रा भी जुड़ी हुई है, तो वहां पर मात्रा लगाने का नियम थोड़ा सा बदल जाता है। मात्रा उसी तरह से लगेगी लेकिन उस ई की मात्रा के अंदर लगेगी। जैसे कि यहाँ पे हमने एक उदाहरण दिया है किम का, तो यहाँ पर का पे छोटी ई की मात्रा लगाया और मात्रा लगाने के बाद उसके अंदर हमने बिंदु रख दिया, अर्थात यहाँ पे बिंदु को बाहर नहीं रखना है बल्कि अंदर ही रखना है। यही इसका सामान्य सा नियम था। इसके बाद जब हम बात करते हैं कंपोजिट लेटर्स की या फिर संयुक्त अक्षर की, संयुक्त अक्षर से मतलब है एक अक्षर आधा हो और दूसरा अक्षर पूरा हो। यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। यहाँ संयुक्त अक्षर लिखने का सामान्य सा नियम ये था कि बोलते वक्त जो अक्षर पहले बोला जाए उसको पहले लिख दिया जाए और जो अक्षर बाद में आए उसको उसी अक्षर के नीचे जोड़ दिया जाए। लेकिन इन दोनों अक्षर को लिखने के बाद ये ध्यान देना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि दो अक्षर लिख रहे हैं तो लंबाई भी दोगुनी बढ़ जाए, बल्कि लंबाई को समान ही रखना है बाकी अक्षरों की तरह ही। यहाँ हमने कुछ उदाहरण दिए हैं जिनमें आधा पा और ता है, आधा माँ और या है, स्व है, आधा माँ और पूरा माँ है। तो ये संयुक्त अक्षर हैं। लेकिन संयुक्त अक्षर में दो ऐसे अपवाद भी देख सकते हैं हम, जैसे स्ट और स्था। ये अपवाद यहाँ पर हमें अगर देखें तो आधा सा पहले है और टा और ठा बाद में है, लेकिन लिखते वक्त हम पहले सा नहीं लिख रहे हैं, हम पहले टा लिख रहे हैं। इसी तरह से नीचे भी पहले ठा लिख रहे हैं और उसके नीचे सा जोड़ दिया जा रहा है। तो ये दो ऐसे अपवाद हैं जो मौर्यकालीन अभिलेखों में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पहले उच्चारित अक्षर को बाद में लिखा गया है और बाद में उच्चारित अक्षर को पहले लिखा गया है। अब अगर बात की जाए कि किसी अक्षर में रा कैसे जोड़ा जाए, जैसे मान लीजिए हमें लिखना है क्रमशः, इसी तरह से हमें कोई और अक्षर लिखना है, हमें श्रावस्ती लिखना है, तो यहाँ कोई नियम नहीं है इसका, ये सिर्फ अभ्यास से ही आ सकता है। जिस अक्षर में हमें रा जोड़ना होगा उस अक्षर को बनाते वक्त ही उसमें हम रा जोड़ देंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्रा लिखा तो का के जैसा ही आकार है इसका, लेकिन साथ में रा भी जुड़ गया है। जब हमने ग्रा लिखा तो गा के जैसा ही आकार है लेकिन साथ में आगे की ओर रा जुड़ गया है। इसी तरह से सभी अक्षरों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसलिए इसे अभ्यास से ही समझ में आ सकता है। तो ये थे मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि। इसके बाद जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि की, जहां पे अक्षरों के स्वरूप में थोड़ा सा हमें बदलाव देखने को मिलेगा, मात्रा लगाने में थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा। तो इस पे बात हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।